जैसे दो ग्रह मिल जाते हैं, जैसे लाल रंग मिला और हरा मिला तो काला हो गया। इसी प्रकार से कुंडली में भी ग्रहों के मिलने से कुछ योग हो जाते हैं, जैसे सूर्य से चंद्रमा मिला, सूर्य से राहु मिला, गुरु चंद्रमा मिले, तो कुछ योग बन जाते हैं। दो ग्रह मिलके बनाते हैं कभी कभी, और कभी कभी सिंगल ग्रह भी योग बनाते हैं। तो योगों पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। इसके पहले एक चीज और मैं बताऊंगा, जब दो ग्रह युति करते हैं, युति किसको बोलते हैं? युति बोलते हैं जब दो ग्रह एक साथ हों। जैसे यहीं पे मंगल है और यहीं पे राहु है, तो यह युति हो गई। कोई जरूरी नहीं है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, कोई जरूरी नहीं है कि दो ग्रह एक ही भाव में हो या एक ही राशि में हो तो ही युति बनेगी। एक ही भाव में एक ही राशि में है तो उसको युति बोलेंगे, तब तो बनेगी ही बनेगी। लेकिन अगर अलग अलग भावों में अलग अलग राशियों में है तो भी युति बन जाती है। जैसे मान लीजिए दसम भाव में सूर्य है मेष राशि में, और एकादश भाव में राहु है, तो भी युति बन सकती है। सूर्य मान लीजिए 28 अंश का है, और यहीं पर राहु जो है 2 अंश का है, तो दोनों के बीच की दूरी बहुत कम है, क्योंकि 28 के बाद क्या हो जाएगा, 29 30 1 2, सिर्फ कितने अंश का अंतर है, 4 अंश का। तो ऐसे भी युति बनेगी। तो युति का एक अपना प्रभाव होता है, सूर्य राहु एक साथ युति में आ जाए, दोनों एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करें, तो उसका कुछ असर आता है। तो पहले मैं युतियों के बारे में एक नियम बता रहा हूं, फिर उसके बाद योगों पे चलूंगा। आप लोग लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा। 1 मिनट। ठीक है, जाइए। एक चीज हेडिंग डालिएगा, लिखिए ग्रहों के दीप्तांश। ग्रहों के दीप्तांश। दीप्तांश मतलब क्या होता है? अंश मतलब हो गया अंश, दीप्त धन अंश, इसी को क्या बोलते हैं? दीप्तांश बोलते हैं। दीप्तांश मतलब क्या हो गया कि दीप्त मतलब होता है प्रकाश, दीप्त मतलब होता है चमक, किसी भी एक चीज की दूसरे चीज तक पहुंचने वाली चमक या रोशनी को हम बोलते हैं दीप्तांश। तो ग्रहों का दीप्तांश, इसका उपयोग कैसे होता है? मान लीजिए दो ग्रह एक ही राशि में है या आगे पीछे हैं, तो असर वो कब करेंगे? अगर दोनों ग्रहों का प्रकाश एक दूसरे पर पहुंचे तो वो क्या हो जाता है? दीप्तांश हो जाता है। इसे वर्ष कुंडली में भी, ग्रहों की युति में भी, और योग वगैरह देखने में भी प्रयोग किया जाता है। आप लोग अपना ग्रुप चेक करेंगे, मैं लिखा भी दे रहा हूं और यहाँ ग्रुप में आपको भेजा हूं। ग्रुप में एक इमेज भेजा हूं, व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें ग्रहों का दीप्तांश लिखा गया है। इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी मैं बता रहा हूँ। व्हाट्सएप में आप देखेंगे तो लिखा है सूर्य का दीप्तांश कितना है? 15। चंद्रमा का दीप्तांश 12। मंगल का, ये फिक्स होता है, ये पराशर भगवान ने फिक्स करके रखा हुआ है।
कि सूर्य जहां होता है ना, इसका मतलब ये है, सूर्य जहां पर है, सूर्य का कितना है 15, तो सूर्य जहां होता है उससे 15 अंश आगे और 15 अंश पीछे तक उसका दीप्तांश पहुंचता है, यानी उसका तेज, उसका प्रभाव काम करता है। ऐसे चंद्रमा जहां होता है 12 अंश तक, 12 अंश उसका दीप्तांश है, 12, मंगल का 8, बुध का 7, इसको समझना है। नोट कर लीजिए, जो ग्रह का दीप्तांश भेजा हूं सब, बता रहा हूं कैसे प्रयोग होगा। सूर्य यहां पर है, और सूर्य यहां पर मान लीजिए 12 अंश का है। कितनी डिग्री का है? 12 डिग्री का। सूर्य का दीप्तांश कितना है? 15। अब सूर्य जहां बैठा है, यहां से इसका दीप्तांश 15 है, तो इसका मतलब सूर्य जहां बैठा है, कहाँ बैठा है? 12 अंश पर। तो 7.5 अंश आगे तक और 7.5 अंश पीछे तक, टोटल कितना हो गया? 15 अंश। इतनी दूरी तक इसका तेज या प्रभाव काम करेगा। मंगल का दीप्तांश 8 है। मंगल मान लीजिए बैठा है किसी राशि में, किसी भाव में, और मंगल महाराज है 22 अंश के। मंगल का दीप्तांश कितना है? देखिए 8 है। तो 22 अंश पे बैठा है, तो 8 मतलब आधा आगे जहां बैठा है और आधा पीछे तक वह इन्फ्लुएंस करेगा। यानी 22 4 26, और 22 में से 4 गया 18। यानी ये जो दीप्तांश है यह ग्रह के, उसका हाफ करेंगे, आधा करेंगे, क्योंकि ग्रह का प्रभाव सिर्फ एक और थोड़े ही रहेगा। जहां हम बैठते हैं वहां पर अपने चारों तरफ अपना प्रभाव बनाते हैं। तो ऐसे ग्रह जहां बैठा है जितने अंश पर, उसके आधा आगे अपने दीप्तांश के, आधा पीछे तक वह इन्फ्लुएंस करेगा, प्रभाव डालेगा। अब ग्रहों की युति में दीप्तांश के माध्यम से हम जान पाते हैं कि दो ग्रह अगर एक ही साथ बैठे हुए हैं तो क्या वे एक दूसरे के दीप्तांश में हैं कि नहीं है। हैं तो वह युति ज्यादा प्रभाव डालती है। अब हम यहाँ पे इस कुंडली में चौथे भाव को देखिएगा। चौथे भाव में आपके मंगल और चंद्रमा बैठे हुए हैं। मंगल और चंद्रमा चतुर्थ भाव में है। चंद्रमा 5 अंश का है और मंगल 17 अंश का है। ये दोनों एक साथ हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे? युति बोलेंगे। तो क्या यह युति चंद्रमा और मंगल की तब तगड़ी हो जाएगी जब मंगल अपना पूरा इन्फ्लुएंस चंद्रमा पर छोड़े और चंद्रमा मंगल पर छोड़े, तो यह युति पूर्ण रूप से असर करेगी, दीप्तांश के भीतर होगी। तो कैसे निकालेंगे इसको? पहले आपको यह देखना है कि इन दोनों ग्रहों के बीच की दूरी कितनी है। चंद्रमा कितने अंश पर है? 5, मंगल 7। जिसका अंश ज्यादा है उसी में से कम वाले का घटाएंगे तो दूरी आ जाएगी। तो 17 में से 5 गया तो कितना हो गया? 12 अंश। दोनों के बीच कितने अंश का अंतर है? 12। चाहे ऐसे काउंट कर लीजिएगा, 5 पे है तो 17 तक गिनिए, 5 पर है तो 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 12 अंश आया। चाहे ज्यादा वाले में से कम वाला घटा लेंगे तो भी अंतर पता चल जाएगा। भाई हमारे पास 50 आम है, आपके पास 30 आम है, तो दोनों के बीच में कितना अंतर है?
तो ज्यादा वाले में से कम वाला घटाएंगे ना, मेरे पास 50, आपके पास 30, तो 50 में से 30 घटाए 20। तो ज्यादा वाले में से हमेशा कम वाले को घटा करके दोनों के बीच की दूरी जान लेंगे। तो यहाँ पर दोनों के बीच की दूरी मैं यहाँ अलग से लिख दे रहा हूं दशम भाव में। दोनों के बीच की दूरी कितना हुआ? 12। पहले तो दूरी देख लेना है दोनों ग्रहों की। अब आपको क्या करना है, चंद्रमा का दीप्तांश जो होता है उसे और मंगल का जो दीप्तांश होता है उसे दोनों को जोड़ लेंगे। चंद्रमा का कितना है? 12। मंगल का कितना है? 8। चंद्रमा का दीप्तांश 12 है, अभी भेजा हूं। और मंगल का कितना हो गया? 8। दोनों को जोड़े तो कितना हो गया? 20। कितना हो गया? 20। अभी मैंने आपको बताया था कि जो ये दीप्तांश है यह दोनों तरफ काम करता है। चंद्रमा 5 अंश पे है और इसका दीप्तांश 12 है, तो 6 अंश इधर पीछे की तरफ और 6 अंश आगे की तरफ। मंगल का 4 अंश आगे 4 अंश पीछे काम करेगा, दोनों तरफ जाता है। इसलिए जो दीप्तांश आएगा उसको 2 से भाग देना होगा, क्योंकि ये दो साइड का है। चंद्रमा 5 अंश पे है ना, तो चंद्रमा का दीप्तांश 12 जो है ये 6 अंश, 12 का आधा 6, 6 मिथुन राशि में है। मिथुन राशि में 5 अंश के आगे 6 और 5 अंश के पीछे 6 तक चंद्रमा का प्रभाव रहेगा। जो दीप्तांश है, जैसे यही दिया जलाएंगे तो दिया जो जलेगी वो चारों तरफ प्रकाश फैलाएगी ना, आधा इधर आधा उधर, इसीलिए बटे 2 करना है। तो दोनों के बीच की दूरी 12 थी और दीप्तांश का योग करके जब भाग दिए तो कितना आ गया? 10 आया। ये जो दोनों के बीच की दूरी है, अगर यह इनके दीप्तांश का आधा करने के बाद उससे अधिक होगा तो युति जो है दोनों ग्रहों की वह एक दूसरे के दीप्तांश में नहीं आई है। दोनों ग्रह एक दूसरे को डायरेक्टली या पूर्ण रूप से इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे हैं। युति तो है, चंद्र मंगल की युति है, चौथे में है। चंद्रमा भी चौथे भाव पे फल डालेगा, मंगल भी डालेगा। लेकिन इनके युति का जो एक सामूहिक फल है वह 100% चंद्र मंगल्य का योग जो होता है लक्ष्मी योग बोलते हैं। तो यहाँ पर चंद्र मांगल्य लक्ष्मी योग लागू है, लेकिन यह पूर्ण रूप से, जिसको बलि बोलते हैं, बलि योग नहीं बना, क्योंकि दोनों के बीच की जो दूरी है अंशात्मक दूरी वह उनके दीप्तांश क्षेत्र में नहीं आई। अब एक दूसरा उदाहरण से भी इसी कुंडली में ले लेते हैं। सप्तम भाव में कई सारे ग्रह बैठे हैं, तो यहाँ पर यही नियम अलग अलग ग्रहों के लिए लगा सकते हैं, चाहे 3 ग्रह हो चाहे 4 ग्रह। अब यहाँ पर आपको पहले ये देखना होगा कि कौन से ग्रह किसके किसके समीप है। बुध कितने अंश का है? 2। सूर्य कितने अंश का? 7। और केतु 12। ध्यान से देखिए और बताइए, बुध और केतु साथ में है कि बुध और सूर्य एक दूसरे के पास में है? बुध और सूर्य पास में है, क्योंकि बुध 2 अंश का है। 2 के बाद क्या आएगा? 3 4 5 6 7 आएगा। फिर जब आगे निकलेगा 8 9 10 11, तब 12 आएगा। यानी ये जो सूर्य है ना, ये बुध और केतु के बीच में है। तो इधर से बुध और सूर्य की युति है, इधर से सूर्य और केतु की युति है। डिग्री बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ग्रहों की। 3 ग्रह हो जाए, 4 ग्रह हो जाएंगे तो आपको ऐसे डिग्री देखना पड़ेगा कि कौन से 2 ग्रह समीप समीप है। सब ग्रह एक साथ नहीं होंगे, एक दूसरे के ऊपर लद जाएंगे, कोई डिग्री में आगे कोई पीछे होगा। जिन 2 ग्रहों की डिग्री समीप होगी वे दोनों ग्रह साथ हैं। इधर से सूर्य जो है बुध के भी साथ है, सूर्य जो है केतु के भी साथ, लेकिन बुध और केतु के बीच की दूरी अधिक है। यहां पर निकालते हैं अब।
कैसे निकालेंगे? पहले सूर्य और बुध का निकालेंगे कि क्या ये बुधादित्य योग एक दूसरे के प्रभाव में है कि नहीं। राहु केतु पे दीप्तांश का नियम नहीं लगेगा, राहु केतु जिसके साथ हो गए हो गया, पूरा असर देंगे। सिर्फ वहां पे नक्षत्र का अंतर पड़ेगा। जैसे राहु और सूर्य, केतु और सूर्य एक साथ है, इनके बीच डिग्री का अंतर और दीप्तांश निकालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अलग फार्मूला है। इधर देखिएगा कि सूर्य 7 अंश का कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में है, और केतु जो है हस्त नक्षत्र में है। दोनों ग्रह एक ही राशि में है, एक ही भाव में है, और नक्षत्र भी एक ही है। राहु केतु के लिए नक्षत्र देखेंगे लास्ट में, भाव एक रहेगा, राशि एक रहेगी। अगर नक्षत्र भी वही एक है तो वे राहु केतु जिसके साथ युति कर रहे हैं अपना पूरा अच्छा बुरा परिणाम देने के लिए तैयार है। अगर नक्षत्र का अंतर आ गया तो वहां पे योग दोष जो होगा वो हल्का हो जाएगा। सूर्य सेम है, लेकिन सेम राशि है, सेम भाव है, नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी में है और केतु हस्त में है, नक्षत्र बदल गया, इसलिए सूर्य केतु के ग्रहण का प्रभाव पीक पॉइंट पर जाकर के असर नहीं देगा। सूर्य केतु एक साथ हो तो ग्रहण दोष, पीक लेवल का ग्रहण दोष नहीं है। अगर नक्षत्र भी एक हो जाता दोनों का तो पीक लेवल का दोष बन जाता। तो राहु केतु के मामले में दीप्तांश नहीं है, नहीं जो भेजे हैं चार्ट देखिए उसमें राहु केतु का नहीं है। उनके लिए आपको नक्षत्र वाली पद्धति अपनानी है। अभी जो दीप्तांश मैं बताया बुधादित्य योग को देखना है। देखिए क्या सूर्य और बुध दोनों एक दूसरे के दीप्तांश अर्थात प्रकाश क्षेत्र में है? आप लोग स्वयं निकालो एक बार, फिर मैं बताता हूं। 2 सेकंड में आप लोग निकालिए। दो चीजें करनी है, पहले दोनों का अंतर, कितने अंश का अंतर है, दोनों का दीप्तांश का योग बटे 2। ज्यादा वाले में से कम वाला घटाए, सूर्य 7 है बुध 2 है, दोनों के बीच का अंतर कितना हुआ, 5। अब दीप्तांश, बुध का दीप्तांश होता है 7, सूर्य का दीप्तांश होता है 15, कितना हो गया, 22। दोनों का योग किए 22, बटे 2 करना है क्योंकि दीप्तांश आधा आगे आधा पीछे, जितने अंश पर ग्रह है उस अंश के आधा आगे जाएगा आधा पीछे जाएगा, बटे 2 आया कितना, 11। 11। अब ये बताइए जो दोनों ग्रहों के बीच का अंतर था ये कितना था, 5, और यहाँ कितना आया, 11। तो ये जो दोनों के बीच का अंतर है यह दीप्तांश के क्षेत्र में आ गया। मतलब आज आपको यही समझना है कि दो ग्रहों का दीप्तांश, दो ग्रह एक साथ हैं तो क्या वे एक दूसरे पर पूर्ण इन्फ्लुएंस अपना छोड़ रहे हैं कि नहीं, ये कैसे निकालेंगे दीप्तांश से। राहु केतु के मामले में नहीं निकालना है क्योंकि उनका दीप्तांश नहीं बताया गया है, वो छाया ग्रह अपना पूर्ण प्रभाव डालते हैं। सिर्फ नक्षत्र देख लेंगे, एक ही राशि में हो एक ही भाव में हो और नक्षत्र अलग हो गया तो राहु केतु के द्वारा बनने वाला योग दोष थोड़ा हल्का हो जाएगा, नक्षत्र भी सेम है तो पूरा प्रभावी। अब एक दूसरी चीज, यहाँ पर तो हम एक ही भाव में ले रहे हैं, अगर हम अलग अलग भावों के अनुसार देख लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि दो ग्रह भाव में तो अलग अलग होते हैं लेकिन उनके भी बीच की दूरी कम होती है, तो भी यही दीप्तांश लगा करके आपको जानना होगा। बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है, ध्यान दीजिएगा, मैं अपनी तरफ से लिख के आपको बता रहा हूं। अब इस कुंडली के बजाय हम लोग चलेंगे बोर्ड पे। व्हाइट बोर्ड आप लोगों को दिख रहा होगा।
चलिए हम ले लेते हैं मंगल को यहाँ पे, किसी राशि में है, धनु राशि में मान लेते हैं। धनु राशि में चौथे भाव में मंगल 28 डिग्री का है। कितने अंश का है? 28 अंश का। और गुरु जो है, यहाँ पे मकर राशि आ गई। गुरु मकर राशि में अगली राशि में है। अगली राशि में गुरु मान लेते हैं 4 अंश का। दोनों के बीच की दूरी बताइए, कैलकुलेट करिए, देखिए आपको आ रहा दोनों के बीच की दूरी। छा ये 28 पे है तो 2 अंश और चलेगा तो फिर 30 होकर के इसमें आ जाएगा अगले भाव में। 30 अंश से ज्यादा थोड़े चलेगा कोई ग्रह। तो ये 28 है। 28 29 30, 2 अंश मंगल और आगे चलेगा, यानी इस राशि में, धनु राशि में 2 अंश, और यहाँ पर गुरु 4 अंश चला है, यानी 4 को जोड़ दिए तो 6 हो गया मोटा मोटी। 6 अंश की दूरी पर दोनों ग्रह हैं। ये गुरु जो है मंगल से 6 अंश की दूरी पर है। भाव अलग है, राशि अलग है, लेकिन अंशात्मक रूप से ज्यादा दूर नहीं है। दोनों के बीच की दूरी आपको मिल गई। अब निकालिए दीप्तांश के द्वारा क्या ये एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ रहे हैं। मंगल 8, दीप्तांश तो हमेशा फिक्स होगा। गुरु का 9, 9 8 17 बटे 2, कितना हो गया? 8 दूनी 16, 8.5, 8.5 हुआ ना। 8.5 हो गया इनका दीप्तांश। इनके बीच का अंतर कितना था? सिर्फ 6 अंश का। और इनका दीप्तांश कितने दूरी पर होता है? 8.5 अंश। तो ये जो दूरी थी भारती जी, और ये जो दीप्तांश है उसी के क्षेत्र में आ गया। यानी आपको क्या सीखने को मिला? मंगल अलग भाव में, गुरु अलग भाव में, अलग राशि में, लेकिन दोनों की युति का भी असर मिलेगा। मंगल गुरु की युति का जो अपना एक शुभ फल होता है वो यहाँ पर मिलना ही मिलना है। मंगल चौथे भाव का फल देगा, धनु राशि का फल देगा। गुरु पंचम भाव का फल देगा, मकर राशि में है, मकर राशि का फल देगा। लेकिन एक फल जो मंगल और गुरु की युति का होता है वो भी मिलेगा। मंगल क्या है? ऊर्जा है, पराक्रम है, उग्रता है। और गुरु क्या है? ज्ञान है। मंगल क्या है? युद्ध का देवता है। गुरु बृहस्पति उसका गुरु है। यानी जो सेनापति है वह किसके प्रभाव में आ रहा है? गुरु के प्रभाव में आ रहा है। यानी जब भी सेनापति को कुछ नया सीखने की, जानने की जरूरत होगी, तुरंत गुरु उसे बता देगा, क्योंकि वो उसके दीप्तांश के क्षेत्र में है। तो इसीलिए मंगल और गुरु की युति हमेशा अच्छी होती है। तो ये दीप्तांश समझ गए ना निकालना? दो ग्रहों की युति में हमेशा प्रयोग करना है। अगर दो ग्रह युति में एक साथ नहीं भी दिख रहे हो तो भी उनके बीच कितना अंतर है ये देख लेना है। अगर यही चौथे भाव में मंगल 15 डिग्री का हो जाए और अगले भाव में गुरु 20 डिग्री का होता, तब नहीं लगाने की जरूरत है, क्योंकि अब दूरी ज्यादा हो गई। अब तो 35 अंश के बीच की दूरी हो गई। और एक राशि की दूरी कितनी होती है? 30 अंश। अगर दो ग्रह एक दूसरे से 30 अंश के भीतर हो तब दीप्तांश चेक कर लेना चाहिए। 15 चलेगा, फिर 15 इसमें चलेगा, 5 एक्स्ट्रा है। 60 अंश की भी दूरी इसी प्रकार से हो सकती है दो ग्रहों में। मान लीजिए मंगल यहाँ पर है और मंगल यहाँ पर 1 अंश का है, 0 अंश का है। गुरु यहाँ पर है, वह गुरु 29 अंश का है। अब तो दूरी बहुत ज्यादा हो गई। 1 अंश पे है, फिर 30 अंश आएगा, फिर इसमें 30 लगभग चलेगा, तब 29 पहुंचेगा। तो अब नहीं निकालना है दीप्तांश। कोई दिक्कत? दीप्तांश निकाल ले जाएंगे ना? जो लोग नहीं निकाल पाएंगे हाथ ऊपर करें।
चंचल जी नहीं निकाल पाएंगी। बताइए चंचल जी क्यों नहीं निकाल पाएंगी। अनम्यूट करिए पहले। आपने बताया कि जब मंगल 28 का है और गुरु 2 का है, तब तो 4 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है, मतलब तब निकल पा रहा है। और ये 29 और 1 का हुआ तो नहीं निकल पा रहा है, ये समझ नहीं आया मुझे। समझना नहीं है, 29 का है उसमें, और इसमें जो है एक का नहीं बोला हूं। जैसे यहाँ पर मंगल एक अंश का है और गुरु 29 का है। अब दोनों के बीच की दूरी निकालिए। मंगल और गुरु एक दूसरे से कितने अंश की दूरी पर है। 30, मतलब वैसे तो 1 और 1 के बाद 29 के बाद 1 ही तो आएगा, 29, 30 और 1 आएगा। और यूं समझा जाए तो 30 अंश की दूरी पे हुए। नहीं, 30 अंश की दूरी पे नहीं है। मंगल कितने मैं अंश सॉरी, पे है, 29। एक अंश। सुनिए, मंगल एक अंश पे है। हम्म। अभी इस जहां मंगल है यहाँ कोई ना कोई राशि भी तो होगी, मैं राशि भी लिख देता हूँ। मान लीजिए मिथुन राशि में है तो गुरु कहाँ होगा, कर्क राशि में। अगर भाव अलग अलग है तो राशि भी अलग होगी। मंगल मिथुन में कितना अंश चलेगा तब मिथुन को पार करेगा, अभी एक अंश पर अच्छा। है, अभी कितना चलेगा, 29 चलेगा। और गुरु कर्क में कितने अंश पे है, 29 पे, यानी 1 से 29 तक चल लिया है। तो एक तो मिथुन राशि में 29 अंश चलेगा, फिर कर्क में 29 चलेगा। तो बहुत लंबा दूरी हो गया, अब दीप्तांश में आएगा ही नहीं, क्योंकि ये दोनों के बीच की दूरी इतनी हो गई है ना कि कोई भी दीप्तांश जोड़ेंगे और उसका बटे दो करेंगे तो इतना नहीं मिलेगा। यानी ओके मेरे सर। कहने का मतलब क्या है कि अगर दो ग्रह अलग अलग भावों में हैं और उनके अंश ज्यादा दूर नहीं है तब दीप्तांश चेक कर लेना है, क्योंकि तब संभावना रहेगी। कैसे होता है, द्वितीय भाव में जो ग्रह है मान लीजिए वह द्वितीय भाव को पार करने वाला है, राशि के आखिरी छोर पर है, पार करने वाला है। और अगले भाव में जो ग्रह है उसने अभी शुरुआत किया है, तो दोनों के बीच की दूरी कम रह सकती है। ठीक है। बस। नमस्ते सर। सर हम्म। अभी आपने जो बताया कि मंगल 28 अंश पे और गुरु 4 अंश, जो डिफरेंस आया उसका फल दोनों हाउसेस को मिलेगा। युति का उसका जो फल होगा वो, नहीं, ये क्योंकि मैं अपने अपने बोला ही, हाउसेस का फल नहीं मिलेगा, वही बताया हूं, ध्यान से आप लोग सुनते नहीं हैं। मंगल चौथे का फल देगा, गुरु पांचवें का फल देगा। एक फल अलग से होता है युति का, बिना भाव के। गुरु मंगल एक साथ हो तो वो उसका, वो किसी भी भाव में हो तो उसका अपना एक असर होता है, वो मिलेगा। चंद्रमा और राहु किस भाव में है, किस राशि में है, मतलब ही नहीं है। चंद्रमा राहु एक साथ है तो चंद्रमा मन राहु भ्रम, मन को भ्रमित करेगा, ये फल अपने आप आएगा। ये नहीं है कि किस भाव में है उसमें। तो ग्रहों की जो ये युति होती है, जैसे लाल पीला मिलाने से काला बन जाता है, वो चाहे आप लोहे के कटोरी में मिलाएंगे, चाहे तांबे के, चाहे स्टील के, चाहे सोने के, वो बनेगा काला। लाल और हरा रंग मिलाएंगे जब, वैसे ग्रहों की जो एक युति का फल होता है वो स्वाभाविक होता है, बिना भाव और राशि के। तो मंगल गुरु की युति में उसका अपना एक असर होता है। वो क्या होता है वो आगे अभी हम क्लास में पढ़ेंगे जब ग्रहों की युति पे चलेंगे। अभी आज तो हम भूमिका बना रहे हैं ना कि युति को देखना है कैसे, फल तो आगे देखेंगे। ठीक है। जी जी, थैंक यू। बोलिए नीतू जी। सर बोल रहे हैं कि जो आप नक्षत्र के लिए बोले, तो जहाँ राहु केतु होगा सिर्फ उसी चीज में नक्षत्र देखना है। हाँ, जहाँ राहु केतु है सिर्फ वहीं। अन्य ग्रहों के लिए दीप्तांश दिया गया है, राहु केतु के लिए दीप्तांश नहीं दिया गया है। उसी में सिर्फ नक्षत्र का उपयोग करेंगे। हम्म। ठीक है।
राम राम अब सर। कोई हाथ नहीं उठाएगा। अनुपमा जी बोलिए आप। सर यदि दो युति में ही बैठे हैं तो उनका दीप्तांश चेक करें, अगर वो ना बैठे तो हम माने कि युति नहीं है उनकी। बार बार बता रहा हूं कि अगर दीप्तांश में है तो युति का पूरा प्रभाव है, रिजल्ट पूरा देंगे अपने एक साथ होने का। नहीं है तो फल हल्का हो जाएगा, बताया हूं उसी अभी दौरान में बताया हूं। दीप्तांश सर युति। मतलब पूरा असर, दीप्तांश में नहीं है तो आधा अधूरी, आधा अधूरा असर आएगा। ओके सर, थैंक यू सर। बोलिए नैना जी। सर क्षमा करें, इंटरनेट की वजह से थोड़ा सा बीच में मेरा मिस हो गया। तो एक सवाल ये है कि अगर ग्रह दो भावों में अलग अलग भाव में बैठे हैं और हम्म। एक दूसरे के दीप्तांश में नहीं आ रहे, तो हम युति कंसिडर नहीं करेंगे, युति नहीं होगी ना। नहीं, तब नहीं होगी। और अलग अलग एक भाव चीज। में है, अलग अलग राशि में है और दीप्तांश में नहीं आए, नियम लगाने के बाद दीप्तांश बटे दो और दूरी जो बनी उसके बीच में नहीं आया, तब वह युति नहीं है। ठीक है। और ठीक है। और गुरुजी, अगर सपोज जैसे सूर्य का प्रकाश ज्यादा है, हम्म। काउंटिंग में इसका 15 है, और मान लेते हैं चलो बुध है तो बुध का कम है, तो सूर्य का प्रकाश बुध तक पहुंच रहा है लेकिन बुध का सूर्य तक नहीं पहुंच रहा, तो हम इसको वो युति नहीं, कंसिडर करेंगे कि नहीं। यहाँ पे प्रकाश नहीं, यहाँ पर इसीलिए बटे दो किया जा रहा है, आधा आधा करके बांटा जा रहा है। जैसे आप हमारी तरफ आ रहे हैं, हम आपकी तरफ, आप 5 कदम चले हैं, हम 10 चल रहे हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं, दोनों ग्रह एक दूसरे को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। कोई 2 कदम चल रहा है, कोई 10 कदम, तो हम क्या करेंगे? 10 घन 2 बटे 2 कर लेंगे। ठीक। रेखा जी बोलिए। हाँ गुरुजी, ग्रह ना वक्री है तो फिर उसका क्या निकालेंगे? अब चलते हैं योग और दोष पे, हम लोग चलते हैं। रेखा जी का अलग ही डफली बज रहा है, पढ़ाया जा रहा दीप्तांश, चली गई है वक्री पे। जब वक्री बताया जाएगा कभी तब देखिएगा, इसीलिए हम जल्दी अनम्यूट नहीं करना चाहते किसी को। अब हम लोग चलेंगे, दीप्तांश निकालना आपने सीख लिया। दीप्तांश का प्रयोग मुख्य रूप से यह जानने के लिए किया जाएगा कि अगर दो ग्रह आपको लग रहे हैं कि एक साथ हैं, तो एक साथ होने का वो पूरा असर दे रहे हैं कि कम ज्यादा दे रहे हैं। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप अपने घर में हैं, कमरे में हैं, तो आपका कोई फैमिली मेंबर उसी कमरे में है जहां पर आप हैं, तो दोनों का एक दूसरे पे ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लेकिन कमरा अलग अलग है। तो है तो एक ही घर में, यानी एक ही भाव में है, एक ही राशि में, लेकिन अलग अलग कमरे में है, तो उतना डायरेक्ट इन्फ्लुएंस नहीं है। नीतू जी आप बैठी हुई हैं, उसी कमरे में बच्चा बैठा है, तो बच्चे के ऊपर और आपके ऊपर बच्चे का पूरा प्रभाव रहेगा, दोनों एक दूसरे को देखेंगे कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा। लेकिन घर वही हो, लेकिन कमरा अलग अलग हो जाएगा, तब प्रभाव रहेगा। आवाज देंगे बच्चा सुनेगा, लेकिन वहां मोबाइल देख रहा होगा चुपके से, तो उतना आप नहीं जान पाएंगी। ऐसे ही जानिए, दीप्तांश में होने का मतलब पूर्ण युति है, पूर्ण प्रभाव, पूर्ण असर। दीप्तांश के बाहर है तो थोड़ा सा रियायत है, वही अलग अलग कमरे वाली स्थिति है। अब आप लोग नोट करेंगे, ये हमारा आज का एक टॉपिक खत्म हो गया। अब ये देखिए, हमारा काम पढ़ाना है, आपको तरीका बताना है, इसको प्रयोग करना, अभ्यास करना, ये आपका काम है। आप कितना स्वाध्याय कर रहे हैं, कितना प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने जीवन में फलित करते समय उसको कितना उतार रहे हैं, ये आपकी जिम्मेदारी और आपकी गरज होनी चाहिए। अब आप आगे दीप्तांश का प्रयोग करो ना करो, वो आपकी जिम्मेदारी। और जैसे जो टॉपिक बताया जाए, पढ़ाया जाए, पूरा फोकस उसी पे करके उसी पे कमांड करिए। जिंदगी में सफल वही हुआ है जिसने, चाहे स्कूलिंग के दौरान, हमेशा पढ़ाई के दौरान, मौजूदा कंटेंट पे जिसने ध्यान दिया है। अभी आज जो रेखा जी ने जैसे पूछा, ऐसा नहीं, आप लोग ये मत सोचिएगा गुरु जी गुस्सा हो गए डांट दिए। मैं गुस्सा और डांटूंगा क्यों?
हमारा क्या जा रहा है। बात बस इतनी सी है, आज मैं दीप्तांश बता रहा हूं उस पे ध्यान नहीं देंगे, दूसरी चीज पे ध्यान देंगे, तो कल आपको दीप्तांश नहीं आएगा। बकरी जब बताऊंगा, फल बताऊंगा, तब आ जाएगा। वक्री ग्रह कैसे होता है क्या, ये बताया हूं, फलित अभी जब चलूंगा तो बताऊंगा। लेकिन दीप्तांश छोड़ के आप बकरी पे चले जाओ। आज मैं दीप्तांश पे लेक्चर दे रहा हूँ, युति पे दे रहा हूँ, ये तो आपका कमजोर हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल हो गया। इसलिए जिस दिन जो पढ़ाया जाए उस पे कमांड करिए पहले। जितना पढ़ा दिया जाएगा कमांड कर लेंगे, सफल हो जाएंगे। और आपको सक्षम बनना है कि आगे भविष्य में आपके पास इतना नॉलेज हो जाए कि भविष्य में आप अपने डाउट खुद हल कर सकें। इतना सक्षम हो गए कि ब्रेक मारना है, गाड़ी पे ब्रेक मारना है जब कोई दिक्कत हो, तो जब आप गाड़ी चलाएंगे ना, तब आपको खुद अनुभव होगा कि कहाँ कितना ब्रेक मारना है। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको कि ब्रेक कितना मारना है, ये आप खुद डिसाइड करोगे कि कितना बड़ा गड्ढा है, कितनी दूरी है दो चीजों के बीच में टकराने की। ये एक टीचर सिर्फ बताएगा, जब कोई खतरा तो ब्रेक मार। कितना मारना है, कहाँ मारना है, पूरा एक बार में हच्च कर देना है, ब्रेक मुंह फोड़ लेना है, कि आराम से, ये तो जीवन अनुभव देगा ना। वैसे जब आप कुंडली देखना शुरू करेंगे तब ज्यादा अनुभव आएगा। मैं सिर्फ आपको थ्योरीज और उनका इस्तेमाल सिखाऊंगा। अब हम चलेंगे सीधे सीधे ग्रहों के युति से बनने वाले कुछ योग और दोष के बारे में। पहले मैं दोष पढ़ाऊंगा आपको, फिर उसके बाद योग पढ़ाऊंगा। कुछ चीजें रेडीमेड होती हैं, दो ग्रह एक साथ बैठेंगे तो उनका असर यही होगा, ये फिक्स है। तो जो फिक्स वाले योग हैं हम उस पे चलेंगे। आज सिर्फ एक योग की चर्चा करेंगे। अब हेडिंग डालिए, अगला टॉपिक हमारा शुरू हो रहा है। कुंडली में बनने वाले दुर्योगों की व्याख्या। और बहुत ध्यान से सीखिएगा। लोगों के जीवन की जो समस्याएं होंगी, उन समस्याओं में इन्हीं दुर्योगों की भूमिका होगी, और इन्हीं को पहचानना होगा आपको और उन्हें बताना होगा, इसी कारण से समस्या है। 100 लोग अगर आपसे कुंडली दिखाएंगे, तो उसमें से 95 लोग कुंडली सिर्फ इसीलिए दिखाते हैं कि गड़बड़ी क्या है, उसके लिए समाधान क्या करें। मतलब समाधान के लिए कुंडली दिखाते हैं, समस्याएं जीवन में है उसके लिए कुछ उपाय निकालने के लिए। 100 में से 95 लोग। जब आप भविष्य में कुंडली देखना शुरू करेंगे तो उपाय आपको बताना पड़ेगा, क्योंकि अगला व्यक्ति उसी उम्मीद में आया है। तो कुंडली में बनने वाले दुर्योग, इसको हम कैसे चलेंगे, पहले ग्रह से शुरू करके चलेंगे, सूर्य से शुरू करेंगे। तो आज मैं आपको पहला योग बता रहा हूं, लिखिएगा। सूर्य राहु की युति, ये दो ग्रह एक साथ हो, सूर्य राहु की युति, इसको नाम देते हैं सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण दोष, दोष का नाम भी याद रहना बहुत आवश्यक है। कुंडली देखते ही अगर किसी की कुंडली में सूर्य राहु एक साथ है तो समझ जाइए इनकी कुंडली में क्या है, सूर्य ग्रहण है। सूर्य के साथ केतु होगा तो भी ग्रहण होगा। ध्यान से समझिए, राहु और केतु ग्रहण लगाते हैं। राहु केतु सूर्य के साथ होंगे तो सूर्य ग्रहण, और चंद्रमा के साथ होंगे तो चंद्र ग्रहण लगाएंगे। राहु केतु के ग्रहण में भी अंतर है, दो प्रकार का ग्रहण होता है। राहु केतु चाहे सूर्य के साथ हो चाहे चंद्रमा के साथ हो, ये क्या बनाते हैं, ग्रहण बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, इसको ग्रहण क्यों बोला गया, वाई इज इट कॉल्ड ग्रहण दोष? क्योंकि सूर्य क्या है, व्हाट इज सन, लाइट है, प्रकाश है ना, सूर्य प्रकाशक ग्रह है। चंद्रमा क्या है, प्रकाशक ग्रह है। ये दोनों प्रकाश हैं। और आप पढ़े हैं कि राहु केतु क्या है, छाया है।
छाया मतलब जो अंधकार हो, धुंधला पैदा करे। तो जब प्रकाश छाया के संपर्क में आएगा तो ग्रहण लगेगा कि नहीं लगेगा? इसीलिए सूर्य और चंद्रमा के साथ राहु केतु के होने से ग्रहण दोष लग जाता है। ये दो प्रकार से काम करेगा, ध्यान से देखिए, नहीं तभी फिर डाउट बचेगा। हर जगह डिग्री का इस्तेमाल है। सूर्य इसी भाव में है, राहु हो गया, अब ये क्या बन गया? सूर्य ग्रहण बन गया। इसको हम मान लेते हैं कि मिथुन राशि में बन रहा है। किस राशि में? मिथुन राशि में। 3 यहाँ है तो अगले भाव में कौन सी राशि रहेगी? 4, यहाँ 5, यहाँ 6। ऐसे ही तो कुंडली बनती है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। अब आप जरा ये बताइए, सभी ग्रह कैसे चलते हैं? ग्रहों की सामान्य गति क्या है? 3 से 4, 4 से 5, 5 से 6। कभी कोई ग्रह वक्री भी होगा तो थोड़े समय तक उल्टा चल के फिर उसे जाना सिद्धा ही है। बृहस्पति जैसे वक्री हो गया मान लीजिए धनु राशि में, तो वक्री होकर के कहाँ जाएगा? 8 पे जाएगा, फिर वापस घूम के 9 पर आएगा, फिर 10 पर जाएगा। वो जैसे शेयर मार्केट जाता है संजय जी, ऊपर गया फिर कभी नीचे आएगा, लेकिन फिर घूम के वो ऊपर जाएगा। वैसे ही लेकिन राहु केतु हमेशा उल्टा चलेंगे, ये कभी सिद्धा होंगे ही नहीं। राहु और केतु हमेशा 3 से कहा जाएंगे? 4 में नहीं जाएंगे। राहु केतु 3 से कहा आएंगे? 2 में आएंगे। 2 से कहा आएंगे? 1 में आएंगे। ये दोनों हमेशा क्या चलते हैं? उल्टा। अब आप देखेंगे जब भी राहु केतु किसी के साथ होगा तो दो कंडीशन बन जाएगी। दोनों ग्रह को हम ले रहे हैं मकर राशि में। 10 नंबर की राशि में कुंडली में कहीं भी सूर्य है और राहु है। ध्यान से समझिएगा, 10 नंबर में है ये दोनों। अगर ये दोनों 10 नंबर में हैं, यहां पर हैं, इधर क्या रहा होगा? 9, और इधर क्या होगा? 11। 9, 10, 11 ऐसे ही राशि बनेगी। दोनों मकर में हैं। सूर्य कहाँ जाएगा? आगे बढ़ेगा। 10 से कहाँ जाएगा? 10 से 11 की तरफ जाएगा। सूर्य इधर बढ़ेगा, ठीक। और राहु क्या करेगा? 10 से 11 जाएगा कि 10 से 9 की तरफ जाएगा? राहु इधर जाएगा। ध्यान से समझिए। अब यहां पर डिग्री समझिए। सूर्य 8 अंश का है और राहु 12 अंश का है। सूर्य 8 और राहु 12। अब आप थोड़ा दिमाग पे जोर लगाइए प्रणय जी, क्या दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं? हाँ। राहु जो सूर्य है ये 8 से कहाँ जाएगा? 9 अंश पर जाएगा। 9 से कहाँ जाएगा? 10 अंश पर जाएगा। और राहु 12 से किस अंश पर जाएगा? 11। 11 से 10। यानी सूर्य राहु की तरफ जा रहा है और राहु सूर्य की तरफ आ रहा है, यानी ग्रहण लगने जा रहा है। दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ रहे हैं। इसी का अपोजिट कर दीजिए, डिग्री चेंज कर दीजिए। डिग्री चेंज करिए। राहु का 8 और सूर्य का 12। सूर्य कहाँ हो गया? 12। राहु कहाँ हो गया? 8। सूर्य 12 से कहाँ जाएगा? 13, 14, 15 अंश ऐसे बढ़ेगा। और राहु कहाँ है? 13 निकल चुका है, यहाँ कहीं 8 पे आया है, अब कहाँ जाएगा? 7 पे, 6 पे। यानी सूर्य आगे बढ़ रहा है और राहु उसको क्रॉस करके पीछे निकल चुका है। यहां पर जब सूर्य जिस तरफ जा रहा है राहु उसी तरफ आ रहा है तो ग्रहण लगने वाला है। और इसमें
ग्रहण खत्म हो चुका है। अनुपमा जी बात समझ में नहीं आई भाई? कोई इसमें कठिन बात नहीं, थोड़ा दिमाग पे जोर डालना है, लॉजिक डालना है। ग्रहण दोनों में है, ग्रहण शब्द दोनों में है, लेकिन एक में शुरू होना है, एक में खत्म है। बताइए ज्यादा इम्पैक्ट किस में रहेगा, शुरू में कि खत्म में? जिसमें लगने वाला है, और जिसमें हो चुका है उस पे नहीं। इसको ऐसे जानिएगा, किसी को बहुत जोर की हो गई है सर्दी, बहुत जोर की सर्दी है, और उस व्यक्ति की सर्दी ठीक नहीं हो रही है, उसको काढ़ा पीना पड़ेगा, और उसको काढ़े से बड़ी एलर्जी है, काढ़ा उसको बहुत खराब लगता है जैसे हमको, और बिना काढ़े के लग रहा है ठीक नहीं होगा। अब उसमें मुलैठी डाले, सौंफ डाले, लौंग डाले, हल्दी डाले, सब डाले, तो उसका स्वाद इतना कसैला हो गया काढ़ा, उसीलिए उसको बोला ही जाता है काढ़ा, क्योंकि वो कसैले स्वभाव का। अब बताइए जब काढ़ा बन के तैयार हुआ, आप पीने वाले हैं, तब मन में क्या भावना आएगी? अब शुरू होगा मन की, अभी ये बड़ा तीखा लगेगा, बड़ा बेकार लगेगा, खराब है, लेकिन एक नाक बंद की और पी गए, गुट्ट कर लिए। पीने के बाद एक मन में संतोष आएगा कि चलो खत्म हुआ। कुछ नमकीन नमकीन खा के मुंह को क्या करेंगे, फ्रेश। तो पीने के पहले मन में क्या है कि अभी ये तकलीफ देना शुरू करेगा, और जब पी लिए तो हुआ कि हाँ अब जो तकलीफ था वो तो पी चुके हैं। मन में उसकी करच बाद में भी रहेगी, लेकिन तब खत्म हो चुका है, मन में एक संतोष है। तो ग्रहण लगने वाले में ज्यादा भय उत्पन्न होता है, क्योंकि अभी लगना शुरू होना है। एक बच्चे को इंजेक्शन लगता है ना, तो इंजेक्शन लगने के पहले ज्यादा दर्द होता है, भय ज्यादा है, और जब लग गया तब तो लग गया, जो होना था हो गया, थोड़ी देर के का करके ठीक हो जाएगा। तो ग्रहण अब आज यहीं पर खत्म कर रहे हैं, इसका फलित कल बताएंगे। आपके लिए दो वर्क है, एक तो कुछ ग्रहों का दीप्तांश जाके तुरंत निकालिएगा, तुरंत के तुरंत नहीं, दिमाग से हट जाएगा। दोनों के बीच का अंतर दीप्तांश का योगफल बटे दो, और देखिए क्या एक दूसरे के युति में है कि नहीं है। दूसरा सूर्य राहु, सूर्य चंद्रमा ग्रहण दोष में कुछ कुंडलियां लेके आपको ये निकालना है कि क्या ग्रहण लगने वाला है कि ग्रहण खत्म हो गया। एक मैं और उदाहरण दे दे रहा हूं ग्रहण लगने और खत्म होने वाले पे। चंद्रमा महाराज हैं 9 नंबर की राशि में, चंद्रमा और राहु एक साथ हैं। ठीक, दो उदाहरण, एक में शुरुआत अंत दोनों का दे रहा हूं। चंद्रमा आपका है 20 अंश पर, और राहु आपका है 25 अंश पर। बताइए ग्रहण लगने जा रहा है कि ग्रहण खत्म हो गया? लगने जा रहा है ना, क्योंकि चंद्रमा 20 पे है, तो अगला कहाँ चलेगा, 20 से 21, और राहु 25 से कहाँ चलेगा, 24। तो दोनों दूर हो रहे हैं कि समीप आ रहे हैं? समीप आ रहे हैं, राहु केतु हमेशा उल्टा चलते हैं। अब ये 21 से कहाँ जाएगा, 22, और ये 24 से कहाँ आएगा, 23। दोनों के बीच की दूरी घट रही है ना, अंशात्मक। यहाँ 5 अंश का अंतर था, यहाँ 3, फिर 2, फिर एक समय आएगा कि ये। अब इसी को अपोजिट करिए, अपोजिट जब करेंगे, चंद्रमा की डिग्री को बढ़ा दीजिए, चंद्रमा 15 अंश, और राहु की डिग्री उससे कम कर दीजिए, 15 है तो इसको 10 कर दीजिए राहु को। तो वास्तव में अब ये ऐसे लिखने के बजाय ऐसे लिखा जाना चाहिए, राहु चंद्र। चंद्रमा कितने अंश का है, 15, तो ये 15 से क्या कर रहा है, 16, 17, 18, ऐसे इस दिशा में बढ़ गया अगली राशि की तरफ। और राहु 15 क्रॉस करके कहाँ है, 10 पर है, 10 से कहाँ जाएगा, 9, 8, 7, दोनों अलग अलग दिशा में चले जाएंगे।
या सामान्य रूप से एक यहाँ पर नियम बन जा रहा है, चाहे तो नोट कर लें क्या। अगर सूर्य और चंद्रमा से राहु केतु की डिग्री कम होती है तो ग्रहण खत्म वाले जोन में होता है, और राहु केतु की डिग्री सूर्य चंद्रमा से ज्यादा होती है तो ग्रहण अभी लगना है, ग्रहण लगने जा रहा है। इसीलिए पूछते हैं ना, जब ग्रहण लगता है तो कहते हैं शुरुआत कब है और मोक्ष कब है। ग्रहण जब खत्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, मोक्ष। तो ग्रहण शुरू है कि ग्रहण का मोक्ष हो गया है, ये दोनों चीजें कुंडली में अलग अलग फलादेश करेंगी। जिसमें लगने वाला है ग्रहण ना, उसको जिंदगी भर वो पीड़ित करेगा, और जिसमें लग के निकल गया है, ग्रहण हो चुका है, यानी वह व्यक्ति एक बार जिंदगी में झेलेगा, पीड़ित होगा, संघर्ष करेगा, और चूंकि ग्रहण खत्म है तो एक बार संघर्ष के बाद उसकी जिंदगी संघर्ष खत्म करके बाहर निकल जाएगी, मोक्ष मिलेगा। मतलब अपनी समस्याओं से मुक्ति उसे मिलेगी, संघर्ष वहां भी रहेगा, क्योंकि ग्रहण लगा, लगा मतलब तकलीफ दिया, और वो खत्म है तो संघर्ष से खत्म होगा, बाहर निकलेगा। और ग्रहण लगने वाला तो जिंदगी भर सिर्फ ग्रहण में ही जीना है। तो अभी आप लोग जाइए और थोड़ा सा ग्रहण का लगना ना लगना प्रैक्टिस करिएगा, नोट कर लीजिए। अगर राहु और केतु की डिग्री सूर्य और चंद्रमा से अधिक हो, देखने में अधिक लगे कि हाँ वो 25 पे है, ये 15 पे है, राहु 25 पे है, सूर्य 15 पे है, तो 25 बड़ा है 15 से। राहु केतु बड़ी वाली डिग्री पर होंगे तो ग्रहण लगने जा रहा है, उसको बोलेंगे उदित गोलार्ध का ग्रहण। उदित, अभी ग्रहण उदय होने वाला है, उदित गोलार्ध। और अगर राहु केतु की डिग्री कम हो गई, सूर्य चंद्रमा की ज्यादा हो गई, तो उसे बोलेंगे मोक्ष गोलार्ध। मोक्ष गोलार्ध का ग्रहण जीवन में टेंशन परेशानी देने के बाद अंत में सफल भी कर देगा। लेकिन उदित गोलार्ध वाला जीवन भर जो है, समझ लीजिए वो वही है कि दो लोग प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी बन गए, उदित गोलार्ध वाला वो जीवन भर चलना, झेलना। और जो मोक्ष गोलार्ध वाला, समझ लीजिए दो लोग प्रेमी प्रेमिका ही रह गए, एक दिन मुक्ति तो मिल ही जानी है, छूट ही जाएगा साथ। अब इस पे जाइए आप लोग, थोड़ा प्रैक्टिस करिए, कल इसके फलादेश पे चलेंगे। और नोट्स बनाते रहिएगा, लिखते रहिए डायरी पे। एक जगह पर कुछ लोगों की आदत होती है, जो चीज सामने पड़ गया लिख लिए, 2 पन्ना यहाँ लिखे 2 पन्ना वहां, ऐसा नहीं करिएगा। हर एक अपना अलग नोट बनाइए, लिखिए। ये कभी मत सोचिएगा जो पीडीएफ नोट्स दिए गए उसमें सब लिखा है। अगर आप खुद लिखेंगे तो वो वह चीज ज्यादा दिन तक दिमाग में रहती है, जब आप कोई चीज लिख लिख के प्रैक्टिस करते हैं। तो इसलिए लिख लिख के प्रैक्टिस करिएगा। श्वेता जी क्या कहना चाह रही हैं? हाँ जी, एक मिनट। हाँ, प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, अगर सूर्य 6 डिग्री पर है और केतु 25 डिग्री पे है तो ग्रहण लगेगा क्या? हम्म, लगेगा। अब इसमें तगड़ा है तो क्या है, वो दोनों का नक्षत्र देख लीजिएगा। अगर सूर्य और केतु अच्छा। का दोनों का नक्षत्र भी एक हो गया तो बहुत तगड़ा वाला है। हाँ। अच्छा, सर अच्छा, मेरा मुझे लगा कि गुरुजी वो 25 पे, मतलब वो 5 से क्रॉस करने में, घर आगे लगेगा, जाने तब में। भी और लगेगा। सूर्य। एक राशि भाव में है तो ग्रहण लगेगा। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता अच्छा। है राहु केतु के ऊपर राशि का। प्रणय जी अच्छा। बोलिए। सर नमस्ते। थैंक यू। सर मैं ये कह रहा था कि अभी मेरे दो सवाल है, एक दीप्तांश है एक इसका है। हाँ, मान लीजिए दीप्तांश में जो जो सूर्य है समझ लीजिए कि 13 डिग्री पे है, और शुक्र जो है 26 पे है। ठीक है, तो सूर्य जो शुक्र है
वो दूसरे आगे वाले घर में मतलब आगे वाले घर में इम्पेक्ट करेगा ना? नहीं, क्यों इम्पैक्ट करेगा? या क्योंकि युति के जैसे लिए सिर्फ जैसे देखना? जहाँ नहीं। वही युति के अकॉर्डिंग। हाँ, सिर्फ युति के अकॉर्डिंग प्रयोग करिएगा, ये नहीं कि अच्छा। 29 अंश का है तो अगले भाव में चला गया। नहीं नहीं, उस हाँ, युति उसके के लिए अकॉर्डिंग। चलित कुंडली देखी जाती है। जी जी। अच्छा, अब आगे दूसरा बताएंगे। सवाल, जैसे कि आपने बताया था कि कुछ डिस्टेंस भी मैटर करता है। तो अगर समझिए कि जो चंद्र है, सॉरी, जो राहु है वो कम डिग्री पे है, कोई भी ग्रह है वो ज्यादा डिग्री पे है, एक ही पॉइंट का फर्क है, 2 ही पॉइंट का फर्क है, तो खत्म तो हो चुका है, बट हम्म, नजदीक होने के कारण कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। बहुत असर रहेगा। वैसे प्रैक्टिकल लाइफ में सोचिए, दोनों अभी सिर्फ तुरंत क्रॉस किए हैं। सूर्य हम्म। 15 का है, राहु 14 का, तुरंत खत्म हुआ है। और राइट। अगर दूरी ज्यादा हो गई तो ज्यादा अंतर, ज्यादा समय बीत गया। जैसे आप तुरंत हम्म। नहा के निकलेंगे, हम्म। ठीक, नहा चुके हैं लेकिन तुरंत बाहर आए हैं, तो मन पे उसका ज्यादा असर रहेगा। फिर थोड़ी दूर अच्छा। आए, कमरे में आए, तो थोड़ा थोड़ा उसका भाव कम हुआ। अच्छा। अब शरीर सूखने लगी, अब लग गया कि हाँ नहा चुके हैं, थोड़ी देर पहले भोजन किए, काम खत्म। भूल जाएंगे, जितनी तो दूरी बढ़ती हम्म, है असर कम हम्म। हो जाता है। तो इसको किस तरह से लेंगे, मतलब आप अगर जब आइडिया आगे बताएंगे देंगे फलित, हैबिट्स के बारे में। करेंगे जी फलित तब जी। बताएंगे। वैसे जी जी। इसीलिए मैंने एक शब्द बोला था, कब कहाँ कितना ब्रेक मारना है ये आपको जी डिसाइड करना है। जी। जी जी। युति समीप में है तो असर अधिक है, दूर हो रहा है तो कम है। सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं अच्छा। कि हाँ इनकी थोड़ी सी दूरी अधिक हो रही है तो संघर्ष कम होगा, अच्छा। और दूरी समीप में है तो संघर्ष अधिक होगा। लेकिन बहुत बार होता क्या है भैया, हम्म। कोई व्यक्ति ऐसा आपको मिलेगा ना जो ज्यादा संघर्ष के बावजूद भी कम पीड़ित रहेगा, और कुछ लोग ऐसे मिलेंगे जो थोड़े से संघर्ष में ज्यादा पीड़ित दिखेंगे। कारण कुंडली में है। किसी की कुंडली में चंद्रमा पीड़ित है ना, तो वो हम्म। छोटे छोटे से संघर्ष में ही बिलख जाएगा, क्योंकि चंद्रमा पीड़ित है। चंद्रमा मतलब मन, हम्म। उसका मन ज्यादा हम्म। सहन नहीं कर पाता है। और हम्म। वही जिसकी कुंडली में चंद्रमा ज्यादा मजबूत है ना, वो थोड़ा ज्यादा संघर्ष पाने पर भी सोचता है कि ये सब तो आता रहेगा, लड़ता है। तो अलग अलग कुंडलियों में जब दो ग्रह एक दूसरे के समीप हैं, डिग्रिकली कितने हम्म। क्लोज हैं, तो वो आपको खुद हम्म। डिसाइड करना है। मान लीजिए चंद्रमा और राहु का ग्रहण है, ये क्या करता है? भ्रमित करता है, हम्म। मन को परेशान करता है, दुविधा में डालता है। अब आप कुंडली में क्या करिए, लगन को देखिए कितना मजबूत है, सूर्य, क्योंकि किसी भी हम्म। फलादेश में तीन चीजों को देखना जरूरी है, लग्न, चंद्रमा, सूर्य, क्योंकि सारा फल का भोग यही करते हैं। लगन मजबूत दिख रहा है, सूर्य मजबूत है, तो ग्रहण दोष का जो प्रभाव है रहेगा, लेकिन अगला व्यक्ति उसको इतना ज्यादा बहुत हाई फाई बना करके नहीं लेगा कि अरे गुरु जी मैं तो भूल जाता हूँ, मुझे बड़ा चिंता है, नींद नहीं आता। लगन मजबूत है, सूर्य मजबूत है, हम्म। नींद उसको भी नहीं आएगी, लेकिन टेंशन नहीं लेगा। रात को 1 बजे सोया, 5 घंटे सोया, लेकिन चिल्लाएगा नहीं अरे मुझे नींद नहीं आ रही, मैं तो बीमार हो गया। लगन सूर्य भी कमजोर है और चंद्र ग्रहण है, नींद नहीं आई, 5 घंटे सिर्फ सोए, तब उनके दिमाग में चलेगा अरे मैं तो बीमार हो गया, 5 घंटे की सिर्फ नींद आ रही है, कभी 4 घंटे ही सो रहा हूँ फिर भी दिन में नींद नहीं आ रही। तो किसी भी दोष का असर झेलना किसको है? व्यक्ति को। अगर लग्न सूर्य और चंद्रमा में से दो मजबूत हो जाते हैं ना, तो व्यक्ति की झेलने की क्षमता बढ़ जाती है। तो वही चीज उस व्यक्ति को उतना ज्यादा कठिन नहीं लगता है जितना लग्न और सूर्य चंद्रमा में से दो कोई कमजोर हो गया तो अगले को लगेगा। चलिए, जी अब सर। जी इतना ही नमस्कार गुरु रहेगा। जी। संजय जी बोलिए आप। अभी जो एक तो उदित गोलार्ध बताया था और दूसरा वाला कौन सा बताया था? मोक्ष। क्या बोलते हैं उसको? मोक्ष मोक्ष खत्म हो गोलार्ध। रहा है ग्रहण तो मोक्ष हाँ, गोला। जी मतलब जी। ये नामकरण मैंने और अपनी दूसरा तरफ से किया है। ये नहीं नहीं, आप नामकरण समझ। मैंने अपनी तरफ से आपको समझाने के लिए किया है। जी जी जी। दूसरा ये था भी, एक जैसे चंद्रमा और राहु एक साथ बैठे हुए हैं और राहु 23 डिग्री पे है और चंद्रमा 11 पे है, इसका मतलब अभी ग्रहण जो है लगना है, लगना है। लगने वाला। हम्म। ग्रहण अभी लगना है। हाँ, और इसका असर जो ज्यादा होगा।
इसका असर ज्यादा होगा। और जो लगन है वो है जैसे मकर राशि है हम्म। ना। और हम्म। मकर है तो उसमें मकर राशि का स्वामी हो गया शनि, और वो सूर्य के साथ ही बैठा हुआ है। हम्म। तो उस केस में मतलब कि ये अच्छा असर नहीं डालेगा। नहीं, बहुत यहाँ ज्यादा पर तो बुरा और है। पीड़ित हो जाएगा सूर्य। एक तो राहु भी है, उसके हाँ। साथ शनि भी है, दो दो क्रूर ग्रह के प्रभाव में आ गया। मतलब सूर्य पे ग्रहण भी हम्म। है, सूर्य पे जो है पाप ग्रह का प्रभाव भी है, डबल पाप ग्रह। नहीं, जो गहन वो चंद्रमा के साथ है, लेकिन जो लगन है वो लगन का स्वामी सूर्य है, वो साथ में बैठा हुआ शनि सूर्य के। इसका एक सीधा सा फार्मूला दे रहा हूं, सब लोग नोट करिएगा। किसी भी कुंडली में सूर्य और चंद्रमा अगर दो के दोनों पर राहु का प्रभाव आ गया, दो के दोनों पर केतु का, या दो के दोनों पर शनि का, यानी सूर्य और चंद्रमा पर दोनों पर शनि राहु केतु में से किसी भी एक का प्रभाव आया हो, राहु चंद्रमा राहु के साथ है, सूर्य शनि के साथ है, या चंद्रमा केतु के साथ, सूर्य राहु के साथ, तीन ग्रहों में से राहु केतु और शनि अगर सूर्य और चंद्रमा दोनों पे प्रभाव डाल दिए हैं, जिंदगी बहुत स्ट्रगलफुल हो जाएगी। विनायक जी, आप जो है ध्यान से इस चीज को समझिए। आपके घर में किसी कुंडली में है या योग, सूर्य चंद्रमा दोनों को शनि देख रहा है, सूर्य चंद्रमा दोनों राहु या केतु के साथ में है, जिंदगी में इतनी हार्डशिप्स, परेशानियां, बीमारियां, कुछ ना कुछ छोटी हर जगह रुकावट, बाधा, पता ही नहीं चलेगा कि जिंदगी में करें क्या, कमाएं क्या, खाएं क्या, लक्ष्य क्या है जीवन का, समझ ही नहीं आएगा। जैसे आपने बताया था अभी, अंधी रेस का घोड़ा। अंधेरे इसका धुआं दौड़ेगा, वही है ना लेकिन ये। पता नहीं है कि जाना कहाँ है। अच्छा, एक और चीज थी। आपने जो लास्ट क्लास में ये बताया था अभी, जैसे दृष्टि जो है दो ग्रहों की पड़ जा रही है, एक एक में जगह बैठा हुआ है तो क्रूर ग्रहों की पड़ रही है, तो वो उसको जो है बुरसा डालेगा। हम्म। और मगर शत्रु राशि है तो, लेकिन हम्म। अगर शत्रु राशि है और वहां पर दूसरी जगह जहां दृष्टि डाल रहा है वहां कोई ग्रह बैठा हो, तो वो असर कम होगा, कितना कम होगा उसका कुछ क्या बोल सकते हैं? असर नहीं कम होगा। दोनों ग्रह अच्छा। तब एक दूसरे को देखेंगे, अगर आमने सामने है तो दोनों एक दूसरे पर हम्म। प्रभाव डालेंगे, तो दोनों भावों पर क्रूर अच्छा। ग्रह की दृष्टि पड़ेगी। हाँ, अगर सामने शुभ ग्रह है, जैसे मान लीजिए गुरु और हम्म। शनि आमने सामने हैं, तो यहाँ पे शनि को लाभ हम्म। मिलेगा, क्योंकि शनि के ऊपर गुरु की दृष्टि, शनि के ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, लेकिन गुरु के ऊपर क्रूर ग्रह की दृष्टि है। क्रूर ग्रह की। ठीक है। चलिए ठीक है, अब सब लोग जाइए, आराम करिए, खाइए पीजिए, ज्यादा हो जी, जा रहा है। धन्यवाद गुरु जी। कल फिर मिलेंगे और इसी योग दोष को कंटिन्यू करेंगे। दो प्रैक्टिस करने के लिए बोला हूँ, जाके करिए। धन्यवाद।